प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग तथा साझेदारी पर फोकस। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर राज्य भर में दी गई विनीत श्रद्धांजलि। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में किया नमन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में दी श्रद्धांजलि। शराब घोटाला मामले में ईडी जांच तेज। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव समन पर पहुंचे जोनल कार्यालय, पूछताछ जारी। और मानसून की सक्रियता पर निम्न दबाव से बरखा रानी को मिली दोहरी ताकत। कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। 8 जुलाई तक तेज बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने के क्रम में अपने वक्तव्य में कहा कि वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि इससे सहयोग को नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 6 से 11 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन को और मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचेंगे। यात्रा से पूर्व अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनकी ये यात्रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां देगी। प्रधानमंत्री योग्यकार्ता में ऐतिहासिक प्राम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मेलबर्न पहुंचेंगे। यहाँ वो ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और शिक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और स्पोर्ट्स साइंस में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ऑकलैंड जाएंगे। यहाँ पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और विस्तार देने पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद ये यात्रा संबंधों को नई गति देगी। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री तीनों देशों में बसे हुए भारतीय समुदाय से संवाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और एक स्वतंत्र व मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव इंडोनेशिया होगा, जहां वे आज से 8 जुलाई तक रहेंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। छह से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार को नई रफ्तार देगा। ये यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम और राष्ट्रपति प्रबोवो की वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारत इंडोनेशिया सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। साथ ही सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी योग्यकार्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है, 9वीं सदी का एक अद्भुत मंदिर है। उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। तो कई सारे स्तंभों पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद और भी घनिष्ठ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का संबंध, और कई नए एरियाज और खेमों में काम होगा। एक उदाहरण तो मैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी दूंगा। इंडोनेशिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में पैर डालने की सोच रहा है, उसमें भारत का रोल हो सकता है। दोनों देशों की दोस्ती प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है।
भारत की हिंद प्रशांत नीति के संदर्भ में भी पीएम की यात्रा बेहद अहम है। अपने विशाल आकार और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण इंडोनेशिया ने हमेशा मलक्का, जलडमरू मध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समुद्री मार्ग भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। पीएम जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत समानता मिली, अतिथि देवो भव, जहाँ पे जैसे हमारे भारत देश में अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में भी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। हम बहुत उत्साहित हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत का जकार्ता में। के लोग बहुत इंडियंस को बहुत सम्मान देते हैं और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये रिश्ता और गहरा होता जाएगा। डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में इंडोनेशिया भारत की सफलताओं से प्रेरणा ले रहा है। डिजिटल भुगतान में प्रस्तावित यूपीआई QRIS लिंकिंग से दोनों देशों के बीच आसान और तेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन संभव होगा। इंडोनेशिया का ION मॉडल भारत के ONDC से प्रेरित है, जिससे लाखों MSMEs के लिए ओपन डिजिटल मार्केटप्लेस विकसित हो रहा है। इंडोनेशिया की फ्री मील्स स्कीम भारत के PM पोषण मॉडल से प्रेरित है। वहीं रेड एंड व्हाइट विलेज कोऑपरेटिव पहल के तहत सस्ती दवाओं के लिए भारत के PM जनौषधि मॉडल पर सहयोग के लिए काम हो रहा है। एक्ट ईस्ट नीति को गति देने और उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक विजन को मजबूती देने के लिहाज से प्रधानमंत्री का आगामी इंडोनेशिया दौरा बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर दोनों नेता, अगर हम बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर अहम चर्चाएं करते हुए नजर आएंगे, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत और उत्तम सिंह के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, जकार्ता, इंडोनेशिया। सहकारिता मंत्रालय का आज 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में इस सिलसिले में आयोजित समारोह को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने सहकार से संबंधी के मंत्र को दोहराया और मंत्रालय के गठन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। पिछले 5 साल में मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी बैंकों, डेयरी सहकारी समितियों, शहरी सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं और बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए कई परिवर्तनकारी पहलें की है। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत 232 अन्न भंडारण गोदामों का हस्तांतरण, लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 50,000 पैक्स का ई-पैक्स में अपग्रेड किया जाएगा, जो जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 50,000 पैक्स को ई-पैक्स में अपग्रेड किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये समारोह किसानों, महिलाओं, युवाओं, छोटे उत्पादकों, डेयरी किसानों, शहरी सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं को सहकार से समृद्धि तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन से जोड़ने वाले सहकारी इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करेगा। तो 5वां स्थापना दिवस समारोह सहकारिता मंत्रालय का 232 अन्न भंडारण का हस्तांतरण, गोदामों का लोकार्पण और शिलान्यास आज गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा के वीरग्राम बीरबेंदिया 4 लेन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले वर्ष जनवरी तक यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। रांची में कल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था के फ्रंट पर विफल करार दिया। श्री दास ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे जनता त्रस्त है।
उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। झारखंड की जनता इस सरकार से कितना, क्योंकि शासन में जो वैध शासन है, वैध शासन नहीं चलता। इस सरकार में सिंडिकेट अपराधियों का शासन हावी है और यही कारण है कि जहां झारखंड राजधानी, जहां मुख्यमंत्री से डीजीपी चीफ सेक्रेटरी बैठता, डेली चैन छीनता ही हो। मैंने 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इधर राजधानी रांची के ग्राम पंचायतों में बड़े स्तर पर विकास गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे ग्रामीण झारखंड की तस्वीर बदल रही है। रांची के कांके प्रखंड का गागी पंचायत उन पंचायतों में शुमार है जो विकास गाथा खुद बयां कर रहा है। यहाँ के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन और सब्जियों के व्यापार पर निर्भर है। 1 दशक पहले यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब पक्की सड़कों पर सरपट वाहन दौड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण विकास की अवधारणा साकार हुई है। अब रोड बन गया है तो रोड हम लोग के लिए अच्छा है। रोड बन गया है तो हमको सुविधा मिल गया है कि हम अच्छा से अपना गाड़ी में जो भी खाना पीना का चीज है हम ला सकते हैं। पंचायत के लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का भी लाभ मिला है। इनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम कुसुम योजना समेत कई योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से क्षेत्र का काफी विकास हुआ है और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुखद बदलाव आए हैं। लाइन का सिस्टम था, लाइन कभी रहता था नहीं रहता था तो उससे दिक्कत होता था, और लाइन भी है पर भी मशीन लगाने खोलने का झंझट कहीं जाना रहता था तो उससे हम लोग को दिक्कत होता था। अभी है कि खाली बटन दबाइए और आपका सिस्टम चालू, एकदम तुरंत पानी, बहुत अच्छा बम्फर पानी। अब तो सारा सुविधा सरकार द्वारा हमें मिल गई है, जिससे बहुत सारे लोगों को, बच्चों को शिक्षा के लिए या लाइट भी के लिए मतलब जो है ना वो अंधकार दूर हो गया है। पहले समझे अंधकार में थे हम लोग। प्रधानमंत्री आवास मिला था, उसी में हम लोग का बनाए हैं। मिट्टी का घर था, चू रहा था और चूने के कारण से हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। मिल गया तो कोई लेके मकान बना दिए। अब मकान बन गया तो थोड़ा सा हम लोग को मतलब राहत मिल गया। इस पंचायत में उन्नत कृषि हो रही है। स्कूलों के खुलने से शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। यहाँ आयुष्मान केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन हाट लगता है, जहाँ ग्रामीण कृषि उत्पादों की बिक्री कर अर्थोपार्जन करते हैं। यहाँ सभी गांव की दीदी लोग आती है, अपना जो खेत में उगाती है उसी को लेके आती है, और जैसे थोड़ा थोड़ा रहता है तो अच्छा मुनाफा होता है, रेट के अनुसार अच्छा होता है। बहुत यानी कि स्थिति खराब था रोड का भी, लेकिन रोड भी बना 2025 में, और गली मोहल्ला में जो पीसीसी या फेवर ब्लॉक का निर्माण करना है वो भी काम हुआ है। गागी पंचायत में महिला समूह भी संचालित हैं, जिससे ग्रामीण महिलाएं जुड़कर विभिन्न योजनाओं के तहत काम कर अर्थोपार्जन कर रही हैं। वहीं पंचायत की मुखिया फुलमनी नाग ने बताया कि वे पंचायत के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने कई काम किए हैं। जल्द ही पंचायत के लोगों को नल जल योजना का भी लाभ मिलेगा। ये जल नल योजना कार्य 2025 से स्टार्ट हो गया है, 26 से मतलब 2 साल का है, 26 में कंप्लीट होने का है। हर घर में जल नल योजना बोला हो जाएगा। सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं की बेहतर उपलब्धता से ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। स्वयं सहायता समूहों, कृषि आधारित उद्यमों और कौशल विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है, जो ग्रामीण विकास की अवधारणा को चरितार्थ कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज जयंती पर
कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्पों को पूरा करने के लिए कश्मीर में खुद को बलिदान देने के नाते याद किया जाता है। लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की ऐतिहासिक श्रृंखलाएं हैं। एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लेकर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद 1934 में मात्र 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान हासिल किया। 1940 में डॉक्टर मुखर्जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में वो हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष चुने गए। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने शानदार काम किया। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने भावी भारत के औद्योगिक निर्माण की दिशा में जो बुनियाद रखी, वो आगे चलकर देश के लिए काफी लाभदायक साबित हुई। उनके कार्यकाल में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। जुलाई 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। उनके कार्यकाल में ही चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री भी शुरू की गई। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट, सिंदरी फर्टिलाइजर समेत कई और औद्योगिक कारखानों की परिकल्पना मंत्री रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो बाद में पूरी भी हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अप्रैल 1950 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और जम्मू कश्मीर विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को भारत की विफलता और शेख अब्दुल्ला का त्रिराष्ट्र सिद्धांत बताया। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए उन्होंने न सिर्फ संसद में जोरदार वकालत की, बल्कि हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह भी किया। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने कहा था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर का दौरा करने गए और इसी दौरान 11 मई को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन कर कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंदी के दौरान ही 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और स्पष्टवादिता के लिए सम्मान के साथ हमेशा याद किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुखर्जी को 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का उनका विजन राष्ट्र निर्माण के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने उनके अमूल्य योगदान को समर्पित एक आलेख भी लिखा है। प्रधानमंत्री ने इस आलेख में डॉक्टर मुखर्जी के उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर कार्यकाल की भी चर्चा की। श्री मोदी ने लिखा कि डॉक्टर मुखर्जी ने दामोदर घाटी निगम, सिकंदरी उर्वरक संयंत्र और एक मजबूत औद्योगिक नीति जैसी पहलों के माध्यम से आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास की आधारशिला रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि देश की पारंपरिक खूबियों की अनदेखी न हो।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने उनका स्मरण करते हुए देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए एक लेख लिखा है। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने लिखा कि सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विजन राष्ट्र निर्माण के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। डॉक्टर मुखर्जी ने सुख सुविधाओं को छोड़कर देश सेवा का मार्ग चुना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में विद्वता, जनसेवा और उच्च नैतिक मूल्यों का अद्भुत संगम था। व्यक्तिगत जीवन में कठिन दुख झेलने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। कश्मीर और विभाजन के मुद्दों पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सांप्रदायिकता से लड़ाई हो या मानवीय संकटों का सामना, वो अपने समय की इन चुनौतियों के सामने अडिग रहे। शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने अकल्पनीय कार्य किया। भारतीय जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और नए राजनीतिक विकल्प की नींव भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आलेख अखबारों में प्रकाशित है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर उन्होंने ये आलेख लिखा है। दामोदर घाटी परियोजना और सिंदरी संयंत्र के निर्माण में उनका अहम योगदान था, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में किया है। 1943 के बंगाल, अकाल और अन्य आपदाओं का भी अपने आलेख के जरिए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। डॉक्टर मुखर्जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में किस तरह से कार्य किया, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में किया है। अपने सिद्धांतों के लिए पद से उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उनका जीवन आज भी भारत के युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए एक प्रेरणा स्तंभ है। राज्य भर में भी आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्र सेवा का आदर्श हम सभी को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने भी रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आरा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान का स्मरण किया। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डाक सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में जमशेदपुर के प्रधान डाकघर में अत्याधुनिक स्पीड पोस्ट सेल्फ बुकिंग कियोस्क की शुरुआत हुई है। इस सुविधा के जरिए अब बिना किसी कर्मचारी की सहायता से आम लोग खुद से अपना दस्तावेज या पार्सल की बुकिंग कर सकेंगे। जमशेदपुर प्रधान डाकघर में शुरू हुई स्पीड पोस्ट सेल्फ बुकिंग कियोस्क से डाक सेवा और अधिक सुगम हो गई है। वरीय डाकपाल सुधीर कुमार ने बताया कि इस मशीन की मदद से ग्राहक पार्सल का वजन कर और उसमें गंतव्य पता दर्ज कर ऑनलाइन भुगतान करते हैं। इस भुगतान का उन्हें रसीद भी प्राप्त होता है। स्वयं के द्वारा जो है स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर सकता है। 500 ग्राम तक का आर्टिकल इसमें आराम से बुक हो जाएगा। और जो ऑनलाइन पेमेंट है QR कोड के माध्यम से, इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है और बुकिंग करने में जो है काफी कम समय लगता है। डाक विभाग में यह सुविधा आम जनों के साथ साथ व्यापारियों, छात्रों और नियमित रूप से स्पीड पोस्ट का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ग्राहकों ने कहा कि यह कियोस्क स्पीड पोस्ट की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आसान बनाता है। इससे समय की बचत होती है और लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। यहाँ पे पार्सल अपना एड्रेस और सेंडर्स का एड्रेस आप डिजिटली डाल सकते हैं और इस साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आपका पार्सल रहेगा तो आप सारा काम खुद से कर सकते हैं। आपको लाइन में लगने का ज़रूरत नहीं है। एंड डिजिटल पेमेंट का भी ऑप्शन है, वहाँ पे डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है। एक्चुअली हम एक्सपेक्ट किए थे कि ट्रेडिशनल वे में वहाँ पे जाके नॉर्मली देना पड़ेगा और सारा पेपर वर्क से किया जाएगा, पर ये तो थोड़ा सरप्राइज था कि डिजिटल वे में हम स्पीड पोस्ट कर पाए। डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक के जरिए डाक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग का उद्देश्य लोगों को तेज, सुरक्षित और सहज सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि बदलते समय के साथ डाक सेवाएं भी पूरी तरह डिजिटल और ग्राहक अनुकूल बन सकें।
आज देख ही रहे हैं बुकिंग का काउंटर में भीड़ न हो करके इधर शिफ्ट हो गया। अब जो नए नए बच्चे हैं वो खुद से बुकिंग कर पा रहे हैं और अच्छे से बहुत कम समय में, और इसमें यूपीआई का भी सुविधा उपलब्ध है और आराम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके इसमें बुक कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि उनके लिए एक नया चीज़ डाक विभाग लेकर आया है। कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का एक नायाब उदाहरण भी इसको कह सकते हैं कि ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि स्पीड पोस्ट को भी हम लोग मशीन से बुक करेंगे, तो वो आज देखने को डाक विभाग में मिल रहा है। स्पीड पोस्ट सेल्फ बुकिंग कियोस्क की शुरुआत के साथ जमशेदपुर प्रधान डाकघर ने डिजिटल सेवाओं की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। उम्मीद है कि यह सुविधा न केवल लोगों का समय बचाएगी बल्कि डाक सेवाओं को और अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक भी बनाएगी। डीडी न्यूज के लिए पूर्वी सिंहभूम से कुणाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के विजन के तहत पासपोर्ट सेवाओं को डिजिटल और नागरिक अनुकूल बनाया गया है। दुमका में स्थापित पासपोर्ट सेवा केंद्र से अब संथाल परगना के 4 जिलों के लोगों को घर के करीब ही आसान और तेज सेवा मिल रही है। यह है दुमका प्रधान डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और गुड्डा के हजारों लोगों को पासपोर्ट की सुविधा मिल रही है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस केंद्र ने लोगों को रांची जाने की परेशानी से राहत दिलाई है। पाकुड़ जिले के सत्यम और जामताड़ा के अनीश बताते हैं कि ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और पारदर्शी व्यवस्था ने पासपोर्ट बनवाना पहले से आसान और सुरक्षित बना दिया है। मैं पासपोर्ट ऑफिस आया था पासपोर्ट के लिए अप्लाई के लिए। मेरा अधिकतर डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे ही किया हुआ है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि डॉक्यूमेंट लाने का। बाकी सब वहाँ आराम से हो गए, यहाँ का सब चीज़ बढ़िया है। पहले पासपोर्ट बनाना बहुत टफ हुआ करता था, पर जब से ये यहाँ ऑफिस खुला है, इससे हमें इतना कन्वीनियंस हो गया है कि अब हम 4 से 5 दिन पहले अप्लाई किए थे और आज आए और 10 मिनट में मेरा काम हो गया। अब दस्तावेजों की जांच, बायोमेट्रिक और फोटो जैसी पूरी प्रक्रिया यहीं कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। दुमका के लोग बताते हैं कि अब डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन हो जाता है और पूरी प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है। पहले जहां महीनों लगते थे, वहीं अब कम समय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो रही है और उनका समय और खर्च दोनों बच रहे हैं। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग तथा साझेदारी पर फोकस। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर देश भर में दी गई विनीत श्रद्धांजलि। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में किया नमन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में दी श्रद्धांजलि। शराब घोटाला मामले में ईडी जांच तेज। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव समन पर पहुंचे जोनल कार्यालय, पूछताछ जारी। और मानसून की सक्रियता और निम्न दबाव से बरखा रानी को मिली दोहरी ताकत। कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। 8 जुलाई तक तेज बारिश का पूर्वानुमान।